हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहेगा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के 25 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ सेशन की अपने पहले प्रश्न से। सेशन का पहला सवाल, निपैंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? निपैंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में पाया जाता है। निपैंथिस नामक घटपर्णी पौधा कीटहारी जंतुओं की तरह कीटहारी होते हैं। इसी कारण दोस्तों उसे मांसाहारी पादप भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि कीटहारी पौधों की कुल कितनी जातियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा 400 जातियां पाई जाती हैं, और इन 400 जातियों में 30 जातियां भारत में पाई जाती हैं। ये पौधे किन स्थानों पर पनपते हैं? तो जहाँ पर नाइट्रेट का अभाव होता है वहीं पर पनपते हैं, क्योंकि वे ज़मीन के नाइट्रोजन को क्या करते हैं? उपयोग में लाने में समर्थ होते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जीवन के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है, और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये पौधे जो है नाइट्रोजन के लिए पौधे के निकट आने वाले कीड़ों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि किससे पहुंचती है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब किसी वृक्ष का छाल का नाश कर दिया जाए तो उसे अधिकतम हानि पहुंचती है। किसी वृक्ष को दोस्तों अधिकतम हानि कब पहुंचती है? जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से क्या होता है दोस्तों? वृक्ष में जो फ्लोएम ऊतक होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, अबीजी पादप जिसमें समूहन ऊतक पाया जाता है कौन है? अबीजी पादप जिसमें समूहन ऊतक पाया जाता है निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा है। कौन है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? पादप जगत का, प्लांट किंगडम का एक वर्ग है जिसमें उन पादपों को रखा जाता है जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें
संवहन उत्तक पाया जाता है। संवहन उत्तक पौधों के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि संवहन उत्तक के द्वारा ही पौधों के शरीर के संपूर्ण भागों में जल, खनिज, लवण और भोजन का संवहन होता है। टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के पादपों का शरीर कैसा होता है? जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल है। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। कुकुरबिटेसी क्या है? पौधों का एक वंश है। इसमें क्या क्या आता है? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज, ये सभी कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। इसके अंतर्गत कितने वंश आते हैं? 110 वंश आते हैं और 640 जातियाँ आती हैं। इस कुल के पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा शैवाल भाग लेते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों, कौन सा शैवाल भाग लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर दो शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, एनाविना और नोस्टॉक। सबसे पहले हम एनावेना की बात कर लेते हैं। तो यह साइनोबैक्टीरिया का एक जीनस है। जीनस बोले तो वंश है, जो किस रूप में मौजूद होता है? पल्लवक के रूप में मौजूद होता है। और एनावेना नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमताओं के लिए जाना जाता है। कुछ पौधों के साथ ये सहजीवी संबंध भी बनाते हैं। नोस्टॉक की बात कर लेते हैं। तो ये नीले हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया का जीनस है, यानी वंश है। नोस्टॉक को अन्य नामों से भी जाना जाता है। स्टार जेली, ट्रोल्स बटर, स्पीट ऑफ मून, फॉलोन स्टार। और आम तौर पर दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे चुड़ैलों का मक्खन भी कहा जाता है। नोस्टॉक कहाँ पर पाए जाते हैं? मिट्टी में, नम चट्टानों पर, झीलों के तल पर। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कहता है इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है? इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा, इसका वानस्पतिक नाम डलबर्जिया सीसो है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पहचानते होंगे शीशम की लकड़ी को, उसे ही डलबर्जिया सीसो कहा जाता है। इससे पहले तो आप इसे नहीं जानते होंगे। इसकी लकड़ी का उपयोग किस में होता है? तो फर्नीचर बनाने में होता है, इमारती लकड़ियों के काम में आता है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। सातवां सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर आपको सही लग रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको ऑप्शन ए में मिलाई हुई जोड़ी सही लगेगा, क्योंकि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और ऑप्शन को देख लेते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है,
और सिल्वीकल्चर वन विकास से संबंधित है। ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट से। पीसीकल्चर मछली पालन से। और सिल्वीकल्चर वन विकास से संबंधित है। आठवां सवाल कहता है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है दोस्तों? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? एल्मर बी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। कब की थी? 1913 में की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है और यह वसा में घुलनशील है। इस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन है। बारी बारी से हम सभी विटामिनों पर नज़र रखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ ले क्या है? रेटिनॉल है। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल। विटामिन बी के तहत कुल यदि आपसे पूछ ले कितने विटामिन आते हैं? 8 विटामिन आते हैं, जिसमें B1 से लेकर B12 तक कई विटामिन शामिल हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं सभी विटामिन्स को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन या रिबोफ्लाविन। B3 पैंटोथेनिक अम्ल। B5 नियासिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन या पैराडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड। B12 साइनोकोबालामिन। दोस्तों ये सारे फैक्ट परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो इसे एक कलम कॉपी लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का रोग है। किसका रोग है? हड्डी का रोग है। और इसमें क्या होता है? हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों? अस्थि खनिज घनत्व BMD का कमी हो जाना ही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? पेट में दर्द होना, शरीर का झुका हुआ लगना, कमजोरी महसूस होना और आसानी से थक जाना, पीठ में किसी तरह का उभार होना, समय के साथ ऊंचाई कम होना, ये सभी लक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। ठीक है, अगला सवाल 10वां सवाल है, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है? क्या कहलाता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिटेक्सिस कहलाता है। नक्सीर आप सभी जानते होंगे दोस्तों, नाक से जब खून बहने लगता है तो उसे नक्सीर कहा जाता है, लेकिन इसे एपिटेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? नाक के अंदर जो सेलेस्मल झिल्ली होती है वह सूख जाता है और यही कारण है कि नक्सीर नाक से बहने लगता है। ठीक है,
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में है। भारत में पहला त्वचा बैंक कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसे कब बनाया गया था? अक्टूबर 2001 में बनाया गया था। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। चलिए देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एड्रेनेलिन हार्मोन देने से उसे लाभ होगा। एड्रेनेलिन जिसे एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अधिवृक्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाती है, और ये कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह वृक्क के गुर्दों के ऊपर स्थित होती है। ये आप देख सकते हैं, ये वृक्क हमारा है और ऊपर क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? ये तनाव की स्थिति को कम करता है। और ये कहाँ पर स्थित होता है बता चुका हूँ। मनुष्य की दाहिनी अधिवृक्क ग्रंथि का आकार यदि आपसे पूछ ले कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोणाकार होता है, जबकि बाईं अधिवृक्क ग्रंथि का आकार कैसा होता है? ये आप देख सकते हैं, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव से संबंधित था? भारत में शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त जीवाश्म किस आदि मानव से संबंधित था? आपको यहाँ पर आंसर करना है। किस आदि मानव से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामपीथेकस से संबंधित था। किससे संबंधित था? रामपीथेकस से संबंधित था। रामपीथेकस की खोज किसने की थी? लेविस ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। कहाँ पर की थी? शिवालिक पहाड़ियों में की थी। किस युग में की थी? तो प्लायोसिन युग की चट्टानों में की थी। रामपीथेकस यदि आपसे पूछ ले कितना वर्ष पहले निवास करते थे? 14-15 मिलियन वर्ष पहले प्लासीन युग में निवास करते थे। रामपीथेकस आधुनिक मानव की तरह 2 पैरों पर चलता था और आधुनिक मानव की तरह कठोर नट और बीज जैसे सूखे फलों का सेवन भी करता था। अगला सवाल कर लेते हैं, 14वां सवाल है ल्यूकेमिया। आप सभी जानते होंगे ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ल्यूकेमिया में असाधारण रूप से किसकी बढ़ोतरी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ल्यूकेमिया जो कि एक ब्लड कैंसर है, उसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है? श्वेत रक्त
कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। ल्यूकेमिया क्या है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अस्थि मज्जा क्या होता है? जिसे बोन मैरो भी कहा जाता है, शरीर के अस्थियों के बीच का वह मुलायम और स्पंजी भाग है जहाँ पर क्या बनता है? रक्त बनता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है और संख्या में बढ़ने वाली असामान्य सफ़ेद कोशिकाएं अपरिपक्व होती है और जिसे क्या कहा जाता है? ब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा काफ़ी लंबा है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन युक्त आहार का सेवन आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा आयोडीन के लिए स्वाभाविक रूप से समृद्ध माना जाता है? सेंधा नमक, समुद्री नमक या डेयरी उत्पाद? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये सभी जो है आयोडीन के लिए स्वाभाविक रूप से समृद्ध माने जाते हैं। सेंधा नमक आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसे सेंधौ नमक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। और यह सोडियम क्लोराइड यानी जो साधारण नमक होता है उसका क्रिस्टलीय रूप होता है। साधारण नमक क्या होता है? समुद्री जल के वाष्पीकरण से जो जल बनता है उसे साधारण नमक कहा जाता है। इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं खाना पकाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग होता है। भोजन को संरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अचार जब लगता है तो उसमें नमक और तेल मिलाया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगला सवाल 16वां सवाल है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि आयोडीन की कमी के कारण बच्चों में बौद्धिक स्तर में कमी आ जाती है। कितनी कमी आती है? 10 से 15% तक कमी आ जाती है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत आई है, परमाणु संख्या 53 है और आवर्त सारणी के वर्ग 17 का सदस्य है। इसमें कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये सभी हैलोजन परिवार से संबंधित तत्व हैं। 17वां सवाल है, सेव, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, अखरोट के फल किस जलवायु से संबंधित है? सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल किस जलवायु से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? शीतोष्ण कटिबंध से संबंधित है। शीतोष्ण कटिबंधीय फल और कौन से होते हैं? सेब, नाशपाती, आड़ू। आड़ू क्या है दोस्तों? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें बादाम, खुजाना, चेरी, चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, तेंद, रसभरी, अखरोट, पीकनट, चेस्टनट, हेज़लनट आदि आते हैं। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय फल में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा अगला सवाल है 18वां सवाल, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है।
और चमगादड़ अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे एक कॉपी कलम लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगले सवाल में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों परीक्षाओं में। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील हार्मोन का एक समूह है। इसका निर्माण कब होता है शरीर में? जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है और घासों में भी पाया जाता है। विटामिन डी की मदद से दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। इसके अभाव में हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है और टूट भी जाती है। छोटे बच्चों में यह स्थिति क्या कहलाती है? रिकेट्स कहलाती है। और वयस्क मनुष्यों में हड्डी मुलायम होने को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमज़ोर होने को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसकी कमी से कैंसर, क्षय रोग जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा क्वाशीओरकर होता है। क्वाशीओरकर क्या है? आहार में प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होने वाला एक कुपोषित रोग है। क्वाशीओरकर ज़्यादातर किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों में पाया जाता है? ज़्यादातर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में बसे लोगों में पाया जाता है जिनके पास खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में होते हैं। और यह सबसे अधिक ऐसे बच्चों में देखा जा सकता है जिनकी आहार में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, 21वां सवाल है, पीत का प्रमुख कार्य है क्या है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। पीत का प्रमुख कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना पीत का प्रमुख कार्य है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। और यकृत ही याद रखिएगा पीत का निर्माण करती है। पीत का रंग कैसा होता है? नीला होता है और पीला भी होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और यकृत के द्वारा जो पीत बनता है दोस्तों, वो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, दिख रहा है हरे रंग का, वो पित्ताशय है। ठीक है, 22वां सवाल क्या कहता है दोस्तों? 22वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6 स्वप्न को याद रखने में मदद करता है। 23वां सवाल है, सर्वप्रथम मानव हृदयारोपण कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस शहर में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1967 को हुआ था। किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा यह किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल 3500 यानी 3500 हृदय
प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां सवाल है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल युक्त शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। मेथेनॉल की बात कर लेते हैं, जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH। अन्य नाम इसके क्या क्या है? मेथिल अल्कोहल, कास्ट अल्कोहल, कास्ट नेप्था, मेथिल हाइड्रेट, कास्ट स्पिरिट। मेथेनॉल एक अत्यंत विषैला पदार्थ होता है और पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। इसे पीने से क्या होता है? मनुष्य मर भी सकता है और मरने से पहले अंधा हो जाता है। सामान्य तौर पर यह किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25वां सवाल क्या कहता है? मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? किससे होगा? आपको यहाँ पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के लिंगी गुणसूत्र से होता है। दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों, और महिला में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। निषेचन क्रिया में क्या होता है? यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो इसे XX जोड़ा बनता है, और जब XX जोड़ा बनता है तो संतान के रूप में पैदा होने वाला लड़की के रूप में पैदा होती है। लेकिन जब पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X लिंगी गुणसूत्र से मिलता है तो XY जोड़ा बनता है, और इसके कारण लड़के का जन्म होता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे आप एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों विज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री की क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।